प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान रहे थे। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के छठे और अंतिम अंग के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के छठे और सबसे महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सचिवालय, इन सभी का जो मुख्यालय है, ये सभी मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। एकमात्र संस्था संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसका मुख्यालय हैग में स्थित है और यह हैग नीदरलैंड में स्थित है, यानी कि यूरोप में स्थित है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है वो नीदरलैंड के हैग में स्थित है, और ये प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। बाकी पांचों संस्थाओं का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आइए इस संस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। और आपको इसमें एक बात और जान लेनी होगी महत्वपूर्ण, इसमें किसी भी देश की जो राजनीतिक झगड़े हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, उनके मुकदमों पर सुनवाई नहीं की जाती। बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य हैं, उनके ही जो विवादित मुद्दे हैं, राष्ट्रों की सीमाओं से संबंधित मुद्दे हैं, युद्ध क्षेत्र से संबंधित मुद्दे हैं, या साम्राज्यवाद या विस्तारवाद से संबंधित मुद्दे हैं, उन पर ही यहाँ मुकदमे चलाए जाते हैं। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये संस्था विभिन्न देशों के लिए कार्य करती है, लेकिन समय समय पर इसमें परामर्श संबंधी कार्य भी इसको करने होते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की जो कानूनी विवाद वाली स्थिति होती है, कई बार हमने बात की है, पहले भी जिक्र किया है कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, इन्होंने आपसी मतभेद होने पर वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो जो ये वीटो पावर होती है या परस्पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों में विवाद उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में भी सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अन्य संस्थाएं हैं, वे भी किसी भी प्रश्न पर, कानूनी समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांग सकती है। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राजनीतिक झगड़े और व्यक्तिगत झगड़ों पर निर्णय नहीं देता। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नामक एक संस्था है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, उस आयोजन के द्वारा 14 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, और उनकी बैठक के आधार पर 9 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो ये मीटिंग चली 1945 तक, और ये वॉशिंगटन में हुई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो प्रारूप है उसको तैयार किया गया था। आपको एक बात याद रखनी होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस सम्मेलन से हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण किस बैठक के फलस्वरूप हुआ, वो हुआ था वॉशिंगटन बैठक के फलस्वरूप, क्योंकि ये बैठक 9 अप्रैल से 20 अप्रैल 1945 तक वॉशिंगटन में हुई थी। वॉशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। इस बैठक में वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका स्वरूप निर्धारित किया गया, और इसका जो मुख्यालय है आपको बता दिया है पहले ही, ये नीदरलैंड के हैग में रखा गया, और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष निर्धारित है। भारत से भी कई न्यायाधीश इसमें हुए हैं। एक मुख्य न्यायाधीश जो आप सभी इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और वर्तमान में दलवीर भंडारी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें हमारी ओर से, भारत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में शामिल है, और वो न्यायाधीश के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 92 से 96 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 92 से अनुच्छेद 96 तक। अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा, जो न्याय करने का कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य उस विधान के अनुसार होगा जो परिशिष्ट रूप में चार्टर के साथ संलग्न है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसके अंत में एक परिशिष्ट दिया गया है, और उसके अधिक आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायालय है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसे कार्य करना होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 94 में लिखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, प्रत्येक सदस्य, जो वर्तमान में 193 सदस्य हैं, वो न्यायालय के निर्णयों का ठीक प्रकार से पालन करेगा। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरा पक्ष को यह अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेगा और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना थी वो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी नीदरलैंड के हैग में। नीदरलैंड यूरोप में है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है उसमें 70 अनुच्छेद हैं और इसमें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कार्य संचालन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदच्युति या उनका जो कार्यकाल है, वेतन है, उन सबके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका स्थायी न्यायालय का जो कार्यालय हैग में है, दूसरे विश्व युद्ध तक तो वहीं पर बना रहा। युद्ध काल में इसे स्विट्जरलैंड स्थानांतरित कर दिया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके समय, युद्ध काल के समय ये स्विट्जरलैंड में चला गया था, क्योंकि सारे हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया था और युद्ध समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जिस न्यायालय की स्थापना हुई उसका स्थान हैग ही रखा गया। आपको एक बात याद रखनी है कि जो विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 तक चला और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यार बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो उसका भवन है, उसकी एक जो दीवार का निर्माण किया गया है वो अमेरिका का एक व्यक्ति था, दानवीर कहते हैं उस व्यक्ति को, स्वर्गीय कार्नेगी। उन्होंने अपने धन से उसके भव्य भवन का निर्माण कराया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण किस व्यक्ति ने कराया? उसका संस्थापक कौन था? उसका सही उत्तर होगा कार्नेगी। आपको ये प्रश्न का उत्तर याद रखना है। कार्नेगी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्माण कराया था, उसके भवन का निर्माण कराया था। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यालय है वो भी उसी भवन में संचालित होता है। पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो निर्णय किए जाते थे, आदेश दिए जाते थे, उन सबको नए न्यायालय ने वर्तमान में अंगीकार कर लिया है। इसके गठन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, उसकी जो 92वीं धारा है या 92वां अनुच्छेद है, उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, एक संस्था है, उसके न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे सभापति के रूप में चुना जाता है तथा उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा के द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? वो होता है 9 वर्ष और इनकी संख्या कितनी होती है? वो होती है 15। अधिकतम 15 न्यायाधीश होंगे और 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए वो कार्य करेंगे। इन न्यायाधीशों को पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है, इस बात का आपको याद रखना है। न्यायाधीशों का चुनाव जाति भेद, रंग भेद, धर्म भेद के आधार पर न होकर के योग्यता के आधार पर किया जाता है। ये व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेत्ता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीशों का जो नैतिक चरित्र है वो उच्च होना चाहिए और उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। अब इनकी उन्मुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। इनके जो दायित्व सौंपे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यायाधीशों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार सौंपे गए हैं जिससे उनको राजनयिक उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। न्यायालय के सम्मुख या जो कोर्ट है उसके सम्मुख जो वादी हैं उनके प्रतिनिधि, वादियों के प्रतिनिधियों, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। अब इसकी गणपूर्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गणपूर्ति का अर्थ होता है कि न्यूनतम संख्या जिसके आधार पर न्यायालय कार्य करेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके विधान के अनुसार, कानून के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीश के अलावा अस्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें न्यूनतम 9 न्यायाधीश सदैव रहेंगे। 9 से कम न्यायाधीश रहेंगे तो किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती। अब मुकदमों की जो सुनवाई की जाती है उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी जो निर्णय होते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और बहुमत साबित न होने पर या बराबर की स्थिति होने पर, टाई होने पर जो सभापति होता है वो अपना निर्णायक मत दे सकता है और उसके आधार पर बहुमत लिए जाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो कार्य होता है वो 6 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी, अरबी, रूसी, चीनी। जबकि संयुक्त राष्ट्र की जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें केवल 2 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है जिसमें कार्य होता है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त किया जाता है। न्यायालय अपनी कार्यविधि और नियमावली स्वयं तैयार करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह अन्य भाषाओं में कार्य कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच में ही न्यायालय के सभी कार्य संपादित किए जाते हैं।
जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके सामने वे सभी विवाद रखे जा सकते हैं जिनको दोनों पक्ष अपने सामने या आमने सामने रखना चाहें। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर है उसके अनुसार या किसी संधि के द्वारा या हस्तक्षेप के द्वारा या किसी मध्यस्थता के द्वारा या किसी अन्य तरीके के द्वारा उन्हें न्यायालय में लाया जाना अनिवार्य हो जाता है, तब जाकर के वो विवाद न्यायालय में लाया जाता है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, अगर इसको रखना चाहें तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के मध्य भूमि विस्तार या क्षेत्रवाद से संबंधित या साम्राज्यवाद से संबंधित एक मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख जो मुकदमे प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें वादी और प्रतिवादी व्यक्ति नहीं होते, यह आपको याद रखना है, वो होते हैं राष्ट्र या देश। दो राष्ट्र आपस में वादी प्रतिवादी हो सकते हैं। मुकदमे चलेंगे दो राष्ट्रों के नाम से चलेंगे, भारत पाकिस्तान हो सकता है, अफगानिस्तान सीरिया हो सकता है, ईरान इराक हो सकता है। वादी प्रतिवादी सदैव राष्ट्र होंगे, वो कोई व्यक्ति नहीं होंगे। ऐसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है अपने विवाद का निर्णय इस न्यायालय के द्वारा करा सकते हैं। इसके अलावा किंतु सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित शर्तों को उन्हें मानना पड़ेगा। सुरक्षा परिषद भी ऐसी शर्तें नहीं रख सकती जो कि उनको स्वीकार न हो। हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया का नाम आपने सुना होगा। इंडोनेशिया विश्व का पहला राष्ट्र था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग दिया था। वो उसका सदस्य था लेकिन बाद में उसने उसका प्रत्याहरण किया। जो न्यायालय है उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो न्याय ही अंतिम रूप से अंतिम समझा जाएगा और निर्णय के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी यदि कोई पक्ष समझे कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है या कहीं किसी प्रकार की कोई भूल हुई है तो वो उस अवस्था में पुनर्विचार के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है। प्यारे बच्चों, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आमतौर पर यह सुनवाई सार्वजनिक तौर पर ही की जाती है, लेकिन न्यायालय स्वतः वादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर इसे बंद कमरे में भी कर सकता है। सभी प्रश्नों का जो निपटारा होता है वो न्यायाधीशों के द्वारा बहुमत के द्वारा होता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि 15 न्यायाधीशों में से कम 9 न्यायाधीशों का बहुमत इसमें होना आवश्यक है। और यदि बहुमत ना हो न्यायाधीशों की स्थिति में 7 न्यायाधीश पक्ष और विपक्ष में हो जाए तो जो अंतिम न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, 15वां न्यायाधीश होगा या सभापति होगा, वो अपना महत्वपूर्ण वोट देगा और उसका मत के आधार पर उसका जो फैसला होगा उसको मान्य करना होगा। यदि सभापति अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में उपसभापति उसका पद ग्रहण करता है और वो निर्णायक मत दे सकता है। यदि निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो पाता तो ऐसी अवस्था में अल्पमत वाले जो न्यायाधीश हैं उनको भी पृथक से अपना लिखित मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। मुकदमे का निर्णय खुली अदालत में ही पढ़ा जाता है, सबके सामने ओपन। सभी न्यायाधीश, सभी व्यक्ति, सभी राष्ट्र को प्रतिनिधि उसको सुनते हैं और उस पर सभापति और रजिस्ट्रार जो होते हैं न्यायालय के वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं। साधारणतः यदि राष्ट्रीय न्यायालय की तरह निर्णय में जीतने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको व्यय पाने का अधिकार होता है, लेकिन प्रत्येक पक्ष को प्रायः अपना खर्च स्वयं ही उठाना होता है। मुकदमे की सुनवाई के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों का तो होना अनिवार्य है। इस 9 के आंकड़े को आप हमेशा याद रखिएगा। 9 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है और 9 वर्ष की उनकी गणपूर्ति भी होती है। साधारणतः राष्ट्रीय न्यायालय की तरह निर्णय में जीतने वाले जितने भी मुकदमे होते हैं उसका जो खर्च होते हैं वो राष्ट्र स्वयं उठाते हैं, लेकिन खर्च उठाने के साथ साथ न्यायालय का खर्च सदस्य देश देते हैं और खर्च का कितना हिस्सा किस देश को देना होगा इसका निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वार्षिक बजट है उस बजट में न्यायालय का बजट भी शामिल होता है और महासभा न्यायाधीशों को तथा रजिस्ट्रार का वेतन निर्धारित करती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको और याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भले ही हैग में है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने मुकदमों की सुनवाई दूसरे देश में भी कहीं पर भी सुविधानुसार कर सकती है। आइए इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को जान लेते हैं। ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार भी जिस प्रकार से भारत में है उसी प्रकार से 3 प्रकार के क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। अनिवार्य या ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार तथा परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार अर्थात परामर्श देना। पहला जो इसका अधिकार है वो है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय में प्रस्तुत करता है। जो अनिवार्य क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के युद्ध से संबंधित या राष्ट्रों के मध्य संघर्ष से संबंधित संधि की व्याख्या करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में संबंधित मामलों तथा उनके संबंधित अस्तित्व से संबंधित बातों का निर्णय करना या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होने पर, अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का रूप और उसके परिणाम के बारे में अनिवार्य रूप से कार्य करता है। प्रोफेसर ओपेनहीम ने न्यायालय के जो ये अनिवार्य क्षेत्राधिकार है इसे वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार भी कहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंतिम क्षेत्राधिकार है वो है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। परामर्शात्मक अर्थात परामर्श देने का कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा संपन्न किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दूसरे अंग हैं तथा विशेष अभिकरण है उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो परामर्श दे सकता है। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप में प्रार्थना करनी होती है। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित जो प्रश्न का विवरण होता है तथा वे दस्तावेज होते हैं वे सभी भी उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रकाश डालता है तथा इन संस्थाओं का मार्गदर्शन करता है। प्यारे बच्चों, आशा है संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंतिम अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है और ये दूसरी जगह भी दूसरे देशों में भी सुनवाई कर सकता है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। और गणपूर्ति कितनी होती है? 9 वर्ष। क्षेत्राधिकार कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। और इसकी स्थापना कब की गई है ये भी आप सबको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।